आज की हमारी पहली न्यूज़ है कि इंडिया जो है पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। अब ये पैक्स सिलिका क्या है? अब ये न्यूज़ आई है, बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है कि भाई पैक्स सिलिका में शामिल होने वाला भारत जो है वो 10वां मेंबर बन गया है, 10th मेंबर बन गया है। तो सबसे जो पहली चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि इंडिया में AI समिट हुआ था, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। यहाँ पे इस चीज़ की घोषणा की गई है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब इसका जो कौन सा मेंबर बना है इंडिया बना है इसका 10th मेंबर, 10वां मेंबर बना है, 10th मेंबर बना है। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो पैक्स सिलिका पहल है ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स की जो वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है, इसको एक तो सुरक्षित बनाना है। सुरक्षित का मतलब क्या है? सेफ बनाना है, और इसको रेसिलिएंट बनाना है, लचीला बनाना है। मतलब कहीं पे कुछ हो जाए तो इसकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। दूसरा, इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि भाई जो चाइना पर जो निर्भरता है पूरी दुनिया की, जो चीन जो सबसे आगे निकल गया है इस चीज़ को करने में, उसको कम किया जाए। तो चाइना के खिलाफ खड़े होने के लिए ये 10 लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए अगर कि व्हाट इज़ दिस पैक्स सिलिका, तो पैक्स सिलिका क्या है जी? एक नया टेक्निकल अलायंस है, और ये जो है US जो है इसको लीड करता है, अमेरिका इसको लीड करता है। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया इसमें अब शामिल हो गया है। और कितने देश हैं इसमें? इससे पहले 9 देश थे इसमें। देखो, अब देखो इसमें कौन कौन था भाई। अगर US से होगा, अब आप इसको ऐसे समझना, US से होगा तो इजराइल होगा, US से होगा तो इजराइल होगा, US से होगा और इजराइल होगा तो UAE तो मिलेगा ही मिलेगा। अमेरिका के 2 पार्टनर और मिलेंगे, उसमें यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे। यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे, जापान मिलेगा, जापान के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा और नीदरलैंड मिलेगा। आपको ऐसे याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? USA होगा, USA के साथ साथ USA होगा तो इजराइल होगा, इजराइल के साथ साथ कौन होगा भाई? इजराइल के साथ साथ UAE होगा। ये 3 याद हो गए। US से इजराइल और UAE के बाद में कौन होगा? यूनाइटेड किंगडम होगा, जापान होगा, जापान के साथ साथ साउथ कोरिया होगा, साउथ कोरिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया होगा, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कौन होगा? नीदरलैंड होगा। अब जब ये सब हो गए, इसमें प्लस में कौन जुड़ गया है? प्लस में जुड़ गया है हमारा इंडिया। तो ये पैक्स सिलिका एक क्या है? सिक्योर, प्रोस्पेरस और इनोवेशन ड्राइवन सिलिकॉन सप्लाई चेन है। किसकी? क्रिटिकल मिनरल्स की। इसका नाम क्या है? इसका नाम पैक्स क्यों रखा गया है? पैक्स का मतलब होता है शांति, पीस, और सिलिका का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन चिप्स। सिलिका का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन चिप्स। कि भाई शांति और स्थिरता के साथ पीसफुली हम सिलिकॉन चिप्स इधर से उधर ले जाएं। ये गठबंधन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था दिसंबर 2025 में। कब शुरू हुआ था? दिसंबर 2025 में। ये याद रखना है, दिसंबर 2025 में अमेरिका के द्वारा की गई थी। इसके अभी तक जो थे टोटल 10 सदस्य हो गए हैं, वो हमने याद कर लिए। और इसका 10वां मेंबर कौन बना है? इंडिया बना है। तो इंडिया के लिए ये अच्छी बात है कि वो ऐसे ग्रुप में आ गया है जहाँ पे उसको सेमीकंडक्टर और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो लाइन टू लाइन मिलते रहेंगे अब। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ हमने कवर कर ली पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका में क्या क्या मिलेगा हमें? अब आपको देखना है कि क्रिटिकल मिनरल्स हमें क्या क्या मिलेगा। देखो, पैक्स सिलिका में जो पहला क्रिटिकल मिनरल्स मिलेगा हमें, वो मिलेगा सबसे पहले सिलिकॉन। क्या मिलेगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और सोलर की जो फोटोवोल्टिक प्लेट्स होती हैं उनको बनाने में काम आता है सिलिकॉन। दूसरा जो क्रिटिकल मिनरल मिल जाएगा हमें यहाँ से, लिथियम मिलेगा। लिथियम जो होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो सिलिकॉन के लिए जो पार्टनरशिप है, इसको बहुत अच्छे से याद करना कि ये यूनाइटेड स्टेट या ताइवान का जॉइंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। सिलिकॉन के लिए कौन मिला हुआ है भाई? US और ताइवान। लिथियम के लिए कौन मिला हुआ है? लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में एक ट्राइएंगल पार्टनरशिप है। लिथियम कहाँ मिलता है? यहाँ पे। कोबाल्ट, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कोबाल्ट से बैटरी के कैथोड्स बनते हैं, और ये मिलता है, कोबाल्ट मिलता है कोंगो में। सी से कोबाल्ट और सी से कोंगो। फिर मिलता है गैलेनियम और जर्मेनियम। गैलेनियम और जर्मेनियम
से हमें क्या मिलता है, इससे हमें सैटेलाइट डिश बनती है, हाई स्पीड चिप्स बनती हैं, ये यूरोप में मिलती हैं हमें, यूरोप और यूएस में। फिर हमें मिलता है नियोडियम, और नियोडियम के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है मिलकर के काम कर रहे हैं, अभी यूएस भी साथ में है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के लिए हमने किसको चुना है, ग्रेफाइट के लिए हम मोज़ेम्बिक और ब्राज़ील से प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर पार्टनरशिप बनाएंगे, ट्रायंगुलर पार्टनरशिप बनाएंगे, 2 देश जहाँ पे मिल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और उनके साथ हम तीसरा देश जुड़ जाएंगे इंडिया, तो हम ट्रायंगुलर पार्टनरशिप बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा पैक सिलिका का इम्पोर्टेंस। पैक सिलिका से जो हमें मिनरल मिलेगा वो सेमीकंडक्टर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होगा, डिफेंस में यूज हो जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर में यूज हो जाएगा। तो पैक सिलिका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ गया। उससे आगे IONS की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। अब ये IONS क्या है, तो जो सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो इंडियन ओशियन नेवल सिनोप्सिस है IONS जो है उसका कौन सा सम्मेलन हुआ था, 9th, कौन सा सम्मेलन हुआ था जी, 9th सम्मेलन हुआ था। 9th सम्मेलन कहाँ पे हुआ, 9th सम्मेलन हुआ था विशाखापट्टनम में। यहाँ पे भारतीय नौसेना ने रॉयल थाई नौसेना से, किससे हमने अध्यक्षता ली है, थाईलैंड से। तो थाईलैंड ने किसको दी है, इंडिया को। किसने किसको दी है भाई, तो हम आपको ऐसे याद रखना है कि भाई थाईलैंड से अध्यक्षता किसको मिली है, इंडिया को। कौन सा सम्मेलन हुआ था, 9th सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ। 2 साल के लिए हम इसको हेड करेंगे। अब ये IONS क्या है, व्हाट इज दिस IONS। अब ये जो आपको पूरा का पूरा समुद्र दिख रहा है, जैसे कि इसमें इंडिया है, यस, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, सोमालिया, केन्या, और इधर आपका मेडागास्कर, और इधर आपका म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जा रहे हैं हम। तो ये पूरा का पूरा इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन नेवल सिनोप्सिस, यहाँ की नेवी को मजबूत करना है। ये इंडिया का इनिशिएटिव था। इंडिया का इनिशिएटिव क्या था भाई, ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था हमने, IONS जो था ये हमारा एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम फोरम है। इसको हमने 2008 में बनाया था। 2008 से लेकर के 2010 तक हम इसके चीफ थे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद आ गई। फिर हमने चेयरमैनशिप किसको दी, UAE भी इसका चेयरमैन बना, साउथ अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, बांग्लादेश, ईरान, फ्रांस, और अब जा कर के थाईलैंड बनाया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन इसका चेयरमैन बन गया है। तो कौन कौन चेयरमैन बन गया है इसका, ईरान भी था, बांग्लादेश भी है, फ्रांस भी बना, UAE भी बना। 2026 में वापस से हमको चेयरमैनशिप मिली है। कितने मेंबर हैं इसमें, 25 मेंबर हैं इसमें। कितने मेंबर हैं, 25। लॉन्च कब किया था, 2008 में, ठीक है। अब हमने इसमें 2 चीज़ नहीं की है, देखो हमने ऑब्जर्वर बनाए हैं, यहाँ पे 2 देशों को ऑब्जर्वर बनाया है। ऑब्जर्वर क्या होता है और इसमें जो परमानेंट मेंबर होते हैं उसका डिफरेंस समझ लो आप सबसे पहले कि ऑब्जर्वर क्या होता है। देखो परमानेंट मेंबर जो होता है, क्या वो वोट डाल सकता है, यस वो वोट डाल सकता है। ऑब्जर्वर वोट डाल सकता है क्या, नहीं। क्या वो कोई रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, परमानेंट मेंबर रेजोल्यूशन ला सकता है। क्या ऑब्जर्वर रेजोल्यूशन ला सकता है, नहीं। क्या डिबेट में भाग कर सकते हैं, यस दोनों डिबेट्स कर सकते हैं। क्या मीटिंग्स दोनों बुला सकते हैं, यस मीटिंग दोनों बुला सकते हैं। लेकिन वोटिंग और रेजोल्यूशन लाने का अधिकार केवल परमानेंट मेंबर को होता है, वो ऑब्जर्वर को नहीं होता है। अब ऑब्जर्वर कौन कौन बनाए हैं हमने कहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो फिलीपींस है, कौन है जी, फिलीपाइंस जो देश है हमारा, फिलीपींस को हम ऑब्जर्वर के रूप में लेकर के आए हैं। तो फिलीपींस आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा, फिलीपाइंस जो है हमारा क्या बन गया है, ऑब्जर्वर। और हमने ओमान को बोला है कि ओमान जो है आप ह्यूमन सहायता कीजिए डिजास्टर रेस्पॉन्स में, HADR। तो ओमान को क्या बनाया है हमने, ओमान को क्या बनाया है, ओमान को ऐसे याद रखना है, ह्यूमन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रेस्पॉन्स, कि भाई अगर कोई डिजास्टर आता है तो कौन मदद करेगा, वो ओमान मदद करेगा। तो ओमान को क्या बना दिया है, HADR। और फिलीपींस को क्या बनाया है, ऑब्जर्वर।
अब जो है इंडिया ने कहा है कि 2 साल तक हम इसको अध्यक्ष रहेंगे, तो ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि 2 साल तक हम इसके अध्यक्ष रहेंगे। 2 साल की अध्यक्षता में, IONS के 2 साल की अध्यक्षता में ये हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तो हम एक समुद्र में नेवियों का अभ्यास करेंगे, हम एक एक्सरसाइज करेंगे, सब देशों की नेवीज इकट्ठी होंगी, हम एक्सरसाइज करेंगे, उसका नाम रखेंगे हम IMAX। क्या रखेंगे? IMAX। और एक हम IONS सागर की निरंतर तैनाती करेंगे, IONS सागर। अब हम इसको पढ़ते हैं आगे। भाई ये IMAX क्या है? देखो IMAX क्या है, इंडिया होस्ट करेगा IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज कोच्चि में। कहाँ पे करेगा? कोच्चि में। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे हमने कहा है कि हमें मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाना है, डायलॉग इस्टेब्लिश करना है सभी देशों के बीच में, और यहाँ पे 12 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। सारी 25 की 25 कंट्री जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी भाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 12 कंट्रीज कौन कौन? बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केनिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सियाचिन, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया और तिमोर लेस्ते। ना इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ना इसमें पाकिस्तान है, ना ईरान है। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज का ये है कि भाई एक तो हमें पायरेसी रोकनी है, इलीगल ट्रैफिकिंग रोकनी है, डिजास्टर रेस्पॉन्स बढ़ाना है, मैरीटाइम को अवेयर करना है, मैरीटाइम में अवेयर करना है और प्रोटेक्ट करना है ट्रेड और एनर्जी रूट्स को, इम्प्रूव करना है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, स्ट्रेंथन करनी है जॉइंट ऑपरेशन प्लानिंग को। और चेयरमैनशिप कितने साल के बाद मिली है हमें? 16 साल के बाद। 16 साल के बाद हमें चेयरमैनशिप मिली थी। 2008 में हम चेयरमैन बने थे और 2026 में बने हैं, तो कितने साल हो गए? 16 साल। उसके बाद में इंडिया की जो नेवी ने क्या किया है, अब एक और इनिशिएटिव शुरू किया है, इंडियन ओशन शिप सागर, IOS सागर। IOS सागर का मतलब क्या है? IOS सागर में हमने कहा है कि देखो ऐसा है भाई, हम नेवल पर्सनल्स जो हमारे फ्रेंडली देशों से जो नेवल पर्सनल्स आएंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे। इसमें हमारे टोटल 16 कंट्री जाएंगे। कितनी कंट्री जाएंगे? 16 कंट्रीज। ठीक है, 16 कंट्री। तो IONS सागर में हमारे कितने देश आएंगे? 16 देश, जिनके साथ हमारे दोस्ती के संबंध है। उनको हम समझाएंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट बनेगा, ये होगा वो होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि IMAX में, आपको मैं बता देता हूँ क्या याद रखना है। IMAX में आपके कितने देश आएंगे? IMAX में आपके आएंगे 12 कंट्रीज। IMAX एक्सरसाइज में कितने देश आ रहे हैं? 12 देश। और IOS सागर में कितने देश आ रहे हैं? 16 देश। और IONS में टोटल कितने देश हैं? IONS में टोटल कितने देश हैं हमारे? 25 देश। IONS में टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो IONS में टोटल कितने मेंबर हैं? 25 कंट्रीज। तो बस ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है। तो अब हम नेवी पे मजबूती कर रहे हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के वॉर से हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो हुई है नेवी को, क्योंकि समुद्र रोका गया है। और अगर आपका ओशन रुक जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी कि आप अपनी चीज़ें कैसे निकालेंगे वहाँ से। ये पूरी न्यूज़ समझ आ गई? क्या क्या याद रखना है? अगली, भारतीय नौसेना ने संयुक्त कार्यबल, एक CTF होता है। व्हाट इज दिस CTF? CTF होता है कंबाइंड टास्क फोर्स। CTF का जो पूरा नाम है वो क्या है? कंबाइंड, C से क्या बनेगा? कंबाइंड, T से बनेगा टास्क फोर्स। तो भारतीय नौसेना ने संभाली संयुक्त कार्यबल 154 की कमान। CTF की कौन सी बटालियन थी ये? 154। CTF की कौन सी थी? 154। इसको संभाला है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में। अब इसका मुख्यालय जो है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज का जो मुख्यालय है वो है मनामा, बहरीन में। तो सबसे पहली चीज़ तो यही याद करनी पड़ेगी भाई कि बहरीन में के मनामा एक जगह है बहरीन में। बहरीन देश में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का मुख्यालय है, जो कि जहाँ पे अब इंडिया ने उसकी कमान संभाल ली है। उसके बाद में कमांडर का नाम क्या है? मोकाशी। कमांडर साहब का नाम क्या है? मोकाशी कमांडर साहब है। उन्होंने CTF 154 का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अधिकारी बन गए हैं। चलिए साहब, ये जो CTF बना था कंबाइंड टास्क फोर्स, ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स बनी थी, इसकी स्थापना हुई थी 2023 में। ये कब बनाई गई थी? मई 2023 में। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है।
कितने मेंबर हैं इसमें? 47 मेंबर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इंडिया अब इसका चेयरमैन बन गया है, ये भी अच्छी चीज़ है। तो मेंबर स्टेट जो है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के, CMF के, ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इनका हेडक्वार्टर है जी बहरीन में। बहरीन की जगह है मनामा, ठीक है। तो यहाँ पे बहरीन पड़ेगा आसपास, यहाँ के आसपास बहरीन पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अब इसमें कितने देश हैं? अब आप देखोगे तो इंडिया भी है, और आपको ये याद रखना है कि इसका मेंबर पाकिस्तान भी है। CTF में पाकिस्तान भी है। क्या याद रखना है भाई? चाइना है क्या? नहीं। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है? चाइना नहीं है, रशिया नहीं है। चाइना नहीं है, रशिया नहीं है। पाकिस्तान है, ईरान नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। टोटल कितने मेंबर हैं? 47 मेंबर हैं। 47 मेंबर्स हैं इसके। और 47 मेंबर्स के बाद ये कब बनाया गया था? 2023 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये हो गया कंबाइंड टास्क फोर्स। तो अब जब इस पूरे के कमांड हम करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी चीज़ों को समझने की और चीज़ों को देखने की। कंबाइंड टास्क फोर्स के क्या होता है? अब कंबाइंड टास्क फोर्स जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल पार्टनरशिप है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज को। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये हमने क्या पढ़ा है? कंबाइंड टास्क फोर्स, CTF पढ़ा है अभी हमने। CTF को कब बनाया गया था? 2023 में। एक है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज, CMF। ये जो CMF है, CMF में 34 देश हैं। कितने मेंबर्स हैं? 34 मेंबर हैं। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। CMF जो बिगन किया गया था वो सबसे पहले 12 कंट्रीज ने मिलकर के बनाया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी मनामा बहरीन में है। और इस US की 5th फ्लीट इसको, 5वां बेड़ा जो है, 5वां जहाज का जो बेड़ा है, US की 5th फ्लीट इसको संभालती है। CTF जो था, कंबाइंड टास्क फोर्स 150 जो थी, वो किसके लिए हुई थी भाई? वो हुई थी गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन के लिए। 151 जो हुई थी वो हुई थी काउंटर पायरेसी के लिए। कंबाइंड टास्क फोर्स 152 बनाई गई थी अरेबियन गल्फ के लिए, और 153 बनाई गई थी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के लिए। और अब 154th का चीफ किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है इंडिया को, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज और एक होता है कंबाइंड टास्क फोर्स। तो कंबाइंड टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? अब देखो, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, इसका अंतर समझना। ये लीजिए, चलिए, अब दो चीज़ें हैं, एक है कंबाइंड टास्क फोर्स, एक है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। कंबाइंड टास्क फोर्स में जो है 47 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं कंबाइंड टास्क फोर्स में? 47 मेंबर हैं। इसमें कितने हैं कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में? कंबाइंड मैरीटाइम जो फोर्स चलती है उसमें कितने मेंबर हैं? 34 मेंबर। कंबाइंड टास्क फोर्स कब बनाया गया था? 2023 में बनाया गया था। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज कब बनाई गई थी? 2001 में बनाई गई थी, ठीक है साहब। कंबाइंड टास्क फोर्स के कितने मिशन हो चुके हैं? 154th मिशन चल रहा है, और 154th मिशन किस को मिला है? इंडिया को। और कंबाइंड टास्क फोर्सेज कंबाइंड, और इन दोनों का हेडक्वार्टर, कंबाइंड टास्क फोर्स का और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज का, दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? वो है मनामा, एक जगह है मनामा। और मनामा कहाँ पे है? बहरीन में। मनामा बहरीन में है। और US का 5th फ्लीट इसको हेडक्वार्टर के लिए यूज किया जाता है, US का 5th फ्लीट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद एक न्यूज आई है, इंडिया और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौता, द्विपक्षीय व्यापार की नई रूपरेखा, 7 फरवरी 2026 को एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ओके, सबसे पहली चीज़, अमेरिका ने को हमने बोला है कि भाई अपना जो आप टैरिफ लगाते हैं हमें 50% से घटाकर हमें 18% टैरिफ किया जाए। और
रूस से तेल खरीदने पे जो अपने 25% टैरिफ हम पे लगा रखा है दंड देने के लिए, हमें उसको भी 25% को भी हटा लीजिए। और फिर उसके बाद में हम आपसे अगले 5 साल में, उसके बदले में हम आपको क्या देंगे, 5 साल में 500 अरब डॉलर का हम चीज़ें खरीदेंगे आपसे, ठीक है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक अमेरिका के साथ हमारी टसल शुरू हो गई थी। कैसे? 2 अप्रैल 2025 से पहले, 2 अप्रैल 2025 से पहले, ये पढ़िए, 2 अप्रैल 2025 से पहले हमारे ऊपर टैरिफ सिर्फ वही लगता था जो मोस्ट फेवर्ड नेशन पे लगता था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 अप्रैल से 6 अगस्त के बीच में हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया 10%। ट्रम्प साहब ने सोचा कि अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा तो हम डर जाएंगे, तो इंडिया रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया इंडिया के ऊपर। 7 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में वो टैरिफ को बढ़ा करके 25% कर दिया गया। 27 अगस्त 6 फरवरी के बीच में उस टैरिफ को बढ़ा करके 50% कर दिया गया कि भाई 25% तो पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि रशिया जो है, रशिया का जो तेल खरीद रहा है भारत, ये हम खरीदने नहीं देंगे। अरे भाई, लड़ाई अमेरिका की और रशिया की है तो हम क्यों ना तेल खरीदें। 7 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच में फिर इसको रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% पे लाया गया। अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि भाई हम 18% ही अब टैरिफ लगाएंगे। और 24 फरवरी से 26 जुलाई तक मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैरिफ प्लस 15% टैरिफ पे बातचीत रुक गई। अब ये टैरिफ का खेल क्या होता है? व्हाट इज टैरिफ? तो सबसे पहले समझो व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? एक टैक्स होता है जो कि इम्पोज करता है एक कंट्री की गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे किसी फॉरेन कंट्री पे। इंडिया भी टैरिफ लगा सकता है और अमेरिका भी टैरिफ लगाता है। इससे क्या होता है? इससे उस जो सामान है उसकी प्राइस में इंक्रीज हो जाता है। क्या प्राइस हो जाता है? उसका इंक्रीज हो जाता है। अब एग्जांपल के साथ समझो, ये इंडिया की एक चीज़ है जो $10 की थी। इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अपना एक ट्राउज़र $10 में बेच रहा है अमेरिका में। अमेरिका ने कहा कि भाई हम टैरिफ लगा रहे हैं 10% का। अब जब 10% का टैरिफ लगेगा तो $1 और रुपया बढ़ गया, तो जो हमारा इम्पोर्टर था उसको अब वो सामान बेचना पड़ेगा अमेरिका में $11 का, कि भाई तुम लाओगे सामान तुम्हारा $10 का ही है, लेकिन उसका $1 हम लेंगे तुमसे एक्स्ट्रा। तो जो वहाँ का जो बंदा होगा जो अमेरिका में रह रहा है, वो उसको तो $11 का सामान पड़ेगा, तो हमारा सामान महंगा हो गया वहाँ पे बिकने में, तो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो नुकसान किसको होगा? हमारे एक्सपोर्ट्स को। तो किसको नुकसान होगा? हमारे एक्सपोर्ट्स को। तो हमारा एक्सपोर्ट्स डाउन चला जाएगा। जब हमारा एक्सपोर्ट्स डाउन चला जाएगा तो हमारे यहाँ पे डॉलर्स भी कम हो जाएंगे, तो डॉलर्स भी डाउन हो जाएंगे, और डॉलर्स डाउन हो जाएंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा तो हमें दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये टैरिफ होता है, कोई भी देश लगा सकता है, एक टैक्स है। टैरिफ क्या है? एक टैक्स है जो कि कोई भी देश किसी पे भी लगा सकता है। ये समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम अगले 5 सालों में 5 ईयर्स में $500 बिलियन की आपसे चीज़ें खरीद लेंगे। ठीक है, $बिलियन की हम आपसे चीज़ें खरीद लेंगे, ये ठीक है, लेकिन हम कुछ चीज़ों पे छूट नहीं देंगे। इंडिया ने कहा कि हम रेडी नहीं हैं कि हम आपसे सोयाबीन खरीदें या कॉर्न खरीदें, हम आपको अपनी खेती में नहीं घुसने देंगे। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि जो मैंने जेनेटिक मॉडिफाइडली सोयाबीन बनाया है और कॉर्न बनाया है वो इंडिया मुझसे खरीदे। इंडिया ने कहा कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे। 100 बात की एक बात, हम आपसे आपका सोयाबीन और ये चीज़ें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम आपकी चीज़ों को इंडिया में, आपकी खेती की चीज़ों को इंडिया में फ्लड करेंगे तो इंडिया का किसान कहाँ जाएगा? उसके बाद में क्या हुआ भाई? उसके बाद में अब हमने कुछ चीज़ों पे बैंड और रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। अब ये समझ लीजिए, हमने कहा हमारे यहाँ से शुगर जो होगी वो सितंबर 2026 तक उसको कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई हम पहले अपने लिए खाएं चीनी या फिर दूसरों को दें। ऐसे ही गेहूँ है, गेहूँ पे भी हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कोटा वाइज। ऐसे ही व्हीट फ्लोर है, आटा, इस पे भी रिस्ट्रिक्टेड लगा रखा है। ब्रोकन राइस है, रिस्ट्रिक्टेड है हमारे यहाँ से। बासमती चावल है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, कंडीशनल है। ओनियन है, पॉलिसी कंट्रोल्ड है।
तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर अमेरिका थोड़ी कंट्रोल करेगा, हमारा एग्रीकल्चर हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, तो हमने निगेटिव लिस्ट में रख दिया कि भाई देखो ऐसा है, मीट, डेयरी, व्हीट, चावल, मक्का और चीनी, इनको निगेटिव लिस्ट में रखो। इनको हम दे ही नहीं रहे तुम्हें यार, तुम टैरिफ क्या लगाओगे इन पे। उसके बाद में जो आपकी जेनेटिक मॉडिफाइड आपके उत्पाद हैं, मक्का, कॉर्न और सोयाबीन, वो बैन है हमारे यहाँ पे, वो नहीं आ सकते, तो इनको हमने बैन कर रखा है। तो इसलिए हम भी अमेरिका से हमारी बातचीत चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि टैरिफ सिर्फ अमेरिका ने लगाया था, अब अमेरिका को बहुत पुरानी आदत लगी हुई है कि मैं पूरी दुनिया को डिक्टेट कर सकता हूँ, लेकिन अब वो ज़माना जा चुका जब हमारे यहाँ पे उनकी पसंदीदा सरकारें होती थी कि भाई कांग्रेस को बोला स्टैंड अप तो खड़े हो जाओ, कांग्रेस को बोला सिट डाउन तो बैठ जाओ। अब वो समय जा चुका है। इंडिया ने कहा कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे भाई, तो इंडिया ने भी रिप्लाई दिया, इंडिया ने कहा कि हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी 28 चीज़ों पे, 28 अमेरिकी चीज़ों पे पेनल्टी ठोक दी। ये लो भाई, आलमंड्स नहीं लेंगे हम आपसे, केमिकल्स नहीं लेंगे हम आपसे, ये सब कर दिया। अच्छा, यूएस ने जो टैरिफ लगाए थे हम पे, वो कौन से सेक्शन के अंडर लगाए थे, सेक्शन 232। तो कौन सा सेक्शन था भाई, सेक्शन 232 के थ्रू हम पे टैरिफ लगाए गए थे, ये याद हो गया। अब ये हमारे लिए जो सबसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि अमेरिका हमको इतना डरा क्यों रहा था, क्योंकि जो टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ना भारत के, हम अपना सामान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, तो उसमें नंबर 1 है यूएस, नंबर 2 है यूएई, नंबर 3 है नेदरलैंड, नंबर 4 भेजते हैं हम चाइना को, नंबर 5 पे भेजते हैं हम सिंगापुर को, ठीक है। यूएस को हम 18% सामान भेजते हैं, यूएई को 8% सामान भेजते हैं हम। तो यूएस जो है हमारे लिए, यूएस हमको ये डरा रहा था कि मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट तुम्हारा महंगा कर दूंगा, जिससे तुम्हारा एक्सपोर्ट यहाँ पे आएगा नहीं और तुमको नुकसान हो जाएगा। इंडिया ने कहा जो करना है कर ले भाई, नहीं हटेंगे। अब हम नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे। तुझे पाकिस्तान को गोदी में बैठाना है, पाकिस्तान को बैठा, जिसके साथ जो करना है कर, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 2 साल तक झेल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि UN, ठीक है, UN। तो सबसे पहला जो हमारा डेस्टिनेशन, एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन, वो है यूएसए के बाद है यूएई और यूएई के बाद है हमारा नेदरलैंड। ये आपको याद रखना है कि भाई ये हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, टॉप 5 लार्जेस्ट, ठीक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, आपको ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर हम अमेरिका को बेचते क्या हैं और उससे ख़रीदते क्या हैं। हम इंडिया जो टॉप इंपोर्ट करता है, हम यूएस से क्या लेते हैं, हम यूएस से लेते हैं पेट्रोलियम ऑयल, हम उससे क्या लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं तो सबसे ज़्यादा। अब अमेरिका ने कहा कि मैं तुमको पेट्रोल नहीं बेचूंगा, मत बेच भाई, हम पेट्रोल रशिया से ऑलरेडी ले रहे हैं, तो हम रशिया से खरीद लेंगे। हाँ, मैं तुम्हें डायमंड नहीं बेचूंगा, तू नहीं डायमंड बेचेगा, हम अफ्रीका से ले लेंगे। अमेरिका ने कहा मैं आपको एयरक्राफ्ट नहीं बेचूंगा, तू एयरक्राफ्ट नहीं बेचेगा, हम रशिया और फ्रांस से ले लेंगे। मैं तुम्हें नट्स नहीं बेचूंगा, तू हमें नट्स नहीं बेचेगा, हम दूसरे देशों से ले लेंगे। तो हमने झुकने से साफ मना कर दिया। तो अमेरिका इंडिया को क्या बेचता है, पेट्रोलियम ऑयल, डायमंड, एयरक्राफ्ट। उसके बदले में इंडिया क्या भेजता है, अमेरिका, इंडिया भेजता है इंजीनियरिंग गुड। कौन से गुड, इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियर्ड करके सामानों को, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे लास्ट में है। बता भाई, अगर हम तुझे इंजीनियरिंग गुड्स नहीं बेचेंगे कहाँ से लेगा, अगर हम तुझे इलेक्ट्रॉनिक सस्ता सामान नहीं बेचेंगे तू कहाँ से लेगा, अगर हम तुझे जेम्स और ज्वेलरी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इंडिया बहुत ही सस्ती फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल भेजता है, ये कहाँ से लेगा। तो ये आपका सोर्स हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हम अमेरिका को बेचते क्या हैं और अमेरिका से लेते क्या हैं। तो इसकी एक टेबल बना लीजिए कि हमारे यहाँ पे आता क्या है। सबसे पहले तो पेट्रोल आता है, तो हमारे पास पेट्रोल का अगर अमेरिका नहीं बेचेगा तो हम किससे ले लेंगे, रशिया से ले लेंगे। हमारे पास डायमंड आता है, डायमंड अमेरिका नहीं देगा तो हम किससे ले लेंगे,
अफ्रीका से ले लेंगे। और तीसरे नंबर पे एयरक्राफ्ट देता है हमें। यहाँ से अमेरिका को जाता क्या है, इंजीनियरिंग गुड्स। तो सबसे पहली चीज़ क्या जाता है, इंजीनियरिंग गुड्स। फिर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक के बाद क्या जाता है, जेम्स प्लस ज्वेलरी। और नंबर 4 पे क्या जाता है, दवाई, मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हम उनको भेजते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपका एक और न्यूज आई भाई। अब एक एक्ट आया है, एक्साइल एक्ट। व्हाट इज दिस एक्साइल एक्ट? एक्साइल एक्ट का फुल फॉर्म है एंडिंग एक्सप्लोटेटिव इंपोर्टेड लेबर एग्जेम्पशन एक्ट। ये हो गया एक्साइल एक्ट। एक्साइल एक्ट को पास किया गया है कि भाई बाहर से बहुत सारे लोग H1B वीज़ा लेकर के अमेरिका में आ जाते हैं। तो फ्लोरिडा के एक सांसद हैं जी, फ्लोरिडा की सांसद महोदया हैं, इन्होंने कहा है कि भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मैं कह रही हूँ कि H1 वीज़ा को बिल्कुल ख़त्म करके इस कोटा को शून्य कर दो, किसी को भी H1 वीज़ा मत दो। अगर ये चीज़ हो गई, अगर फुल्ली एबॉलिश कर दिया गया H1B वीज़ा को, तो भाई सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, इंडिया को होगा। क्यों? व्हाट एग्जैक्टली H1B वीज़ा? H1B वीज़ा वो वीज़ा होता है जिसके थ्रू अमेरिका की कंपनीज हायर करती है स्किल्ड फॉरेनर वर्कर्स को। कितने साल के लिए होता है ये होता है 3 साल के लिए, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 6 साल के लिए। H1B वीज़ा की कैप होती है। कैप का मतलब होता है टोटल कितने मेंबर इसके थ्रू, इस वीज़ा के थ्रू कितने लोग अमेरिका में बुलाए जा सकते हैं। उनका नंबर है 85,000। कितना? 85,000। एक साल में कितने लोग बुलाए जा सकते हैं? 85,000। रेगुलर कोटा कितना होता है? 65,000 लोग रेगुलर तरीके से, और रिजर्व कोटा होता है 20,000 का। अंडर 21 साल के जो उनकी पत्नी और जो उनके बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है H4 वीज़ा। कौन सा वीज़ा? H4 वीज़ा। अब प्रॉब्लम क्या है इस न्यूज के लिए, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है? अरे भाई इस 85,000 में से जो 66% वीज़ा है ना पूरी दुनिया में जो लोग जाते हैं, इस 85,000 में से, तो इसमें इंडियंस जाते हैं 66%। तो इंडियंस हैं इसमें 66%। कौन जाते हैं इसमें? इंडियंस जाते हैं अमेरिका में। तो अगर इसका कोटा 0 हो जाएगा, इसको 0 कर दिया जाएगा, तो ये जो है ये इंडियंस पे इम्पैक्ट आएगा सबसे ज़्यादा। तो अमेरिका हमें ऐसे भी डरा रहा है कि मैं तुम्हारे लोगों को निकाल दूंगा। मोदी सरकार ने कहा निकाल दे। अरे भाई तेरे भी तो इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, तू कहाँ से स्किल्ड लोगों को लेकर के आएगा? और अगर तू इंडियंस को निकाल लेगा तो हमारे पास तो अच्छा है ना, हमारा दिमाग हमारे पास वापस आएगा। तू निकाल देगा, हम लोग यूरोपियन यूनियन भेज देंगे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जापान चले, हम लोग अपना देख लेंगे। अब तू देख कैसे तू काम करेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्साइल एक्ट। एक्साइल एक्ट कौन लेकर के आया? फ्लोरिडा की सांसद लेकर के आई है। किस कोटा पे लेकर के आई है? H1B वीज़ा पे लेकर के आई है। H1B वीज़ा क्या होता है ये समझ गए आप? कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। कितना कोटा होता है? 85,000 कोटा होता है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे 66% इंडियंस का ही कोटा लगता है इसमें। 85,000 का जो 66% है वो इंडियंस है, और ये हर साल इंडियंस ही बढ़ते जा रहे हैं। देखो 2019 में 66% थे, 20 में 75% तक चले गए, 21 में 76%, फिर 68, फिर 72, फिर 66। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको करंट अफेयर में याद रखना है। चलिए।